सो चैप्टर 1 to 9 जो था हमारा, उसमें से चैप्टर 9 हम कवर कर चुके हैं एक वीडियो में। क्या ख्याल है? चैप्टर 1 हम पूरी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल है? पीछे रह गया चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जो हमने कवर करने हैं। कॉन्सेप्चुअली कवर है, लेकिन बुक खोल के हमने कुछ कॉन्सेप्ट और लेने हैं, प्रैक्टिस वाइज कवर हैं। चैप्टर 4 जो है वो हमने ऑलरेडी आईटी का कवर किया हुआ है। उसका आपको मैं लिंक बताऊंगा कि कौन से लेक्चर नंबर में कवर किया हुआ है। चैप्टर 7, 8 जो हैं वो भी हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं 100%। उसका भी आपको लेक्चर नंबर बताऊंगा कि किस लेक्चर नंबर में कवर किए हुए हैं। मैंने एक लिस्ट में बना दूंगा। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से लेक्चर नंबर जो हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कौन सा लेक्चर नंबर है, 2 से रिलेटेड कौन सा है, 3 से रिलेटेड कौन सा है, 4 से रिलेटेड कौन सा है। और पोर्टल की एक्सेस जो है वो फिज़िकल स्टूडेंट को भी आप मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अब आपने हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है। जो प्रिपेयर होंगे ऑलरेडी उनके सिर्फ टेस्ट देखने आपने। मीन रिवीजन, अब टारगेट रिवीजन हमने कैसे करनी है। जो ऑलरेडी चैप्टर प्रिपेयर होंगे उनके आपने टेस्ट देखने हैं, और जो चैप्टर आपको लगता है कि मेरा प्रिपेयर नहीं है तो उसे लेक्चर नंबर मैं आपको बता दूंगा। तो आपने पोर्टल पे क्या करना है, उस लेक्चर नंबर पे जाके देखना है। लेक्चर 2 हैं, 3 हैं, उसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे कवर करके भी कवर किए जा सकते हैं, लेकिन यूँ हम जो है वो एक एक चैप्टर को टारगेट करते हुए कवर कर लेंगे। सो एक लिस्ट में दे दूँगा कौन से चैप्टर नंबर से रिलेटेड लेक्चर नंबर कौन कौन से हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड जो टेस्ट नंबर हैं वो भी मैं बता दूंगा कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हमने नोट्स में कवर किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी कवर किए हुए हैं। लाइक पहले जो हमारे मैनेजरियल के पोर्शन के थे उनमें कुछ क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में किए थे, टेस्ट के अंदर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो साथ टेस्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगा किस चैप्टर से रिलेटेड किस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपने क्या करना है, एक एक चैप्टर को पकड़ना है, एक एक चैप्टर को पकड़ना है और टारगेट बना के सपोज एक दिन में एक चैप्टर कवर करना है। टारगेट बना के एक दिन में एक चैप्टर कवर करना है। बड़ा चैप्टर है 2 दिन में कवर हो जाएगा। छोटे चैप्टर हैं लाइक चैप्टर 1, 2, 3 है तो ये तीनों एक दिन में कवर हो जाएंगे। चैप्टर 11, 13 ऑलरेडी एक दिन में आप कवर करके टेस्ट दे चुके हो। तो इस तरह से अब आपको एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे हमें कितने चैप्टर कवर करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली कवर करना है। हाँ, जो ऑलरेडी कवर्ड हैं वो तो सिर्फ आपने टेस्ट देखने हैं, और जो कवर नहीं है उनसे रिलेटेड आपको लेक्चर नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके सपोज 1 या 2 लेक्चर अगर सुनना भी पड़ते हैं तो वो सुन के कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया? मीन चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 9, 1, 2, 3, 5, 9 ये 5 चैप्टर ऐसे थे जो हमने बुक के अंदर से 100% कवर नहीं किए हुए थे। कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस वाइज हमने कवर किए हुए थे। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 1 प्रीवियस लेक्चर में हम पूरा एक एक दिन खोल चुके हैं। अब पीछे रह गया चैप्टर 2, 3 और 5। तो इनके ऊपर 3 लेक्चर हमारे हैं आगे। क्या ख्याल है? ये 3 लेक्चर में ये 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे, बाकी सारा हमारा ऑलरेडी 100% कवर है। ठीक हो गया? तो वो जो लिस्ट दूंगा चैप्टर वाइज, मीन हर चैप्टर के साथ कौन सा लेक्चर नंबर है, उससे ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज ही वापस स्टैट का हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे। कैफ 06 लेक्चर नंबर है आज हमारा 104। जी, कोई चीज़ भी आईकैप बुक से आपने कवर नहीं करनी, कोई चीज़ भी आईकैप बुक से आपने कवर नहीं करनी। आपको हर चैप्टर के नोट्स मैं दूंगा। कंप्लीट नोट्स आपको जो मिल चुके हैं, चैप्टर 11 के कंप्लीट नोट्स मिल चुके हैं, 12 के मिल चुके हैं, 13, 14, 15, 16, 17 तक कंप्लीट नोट्स मिल चुके हैं। ऐसा है? चैप्टर 10 के कंप्लीट नोट्स आपको मिल चुके हैं। जस्ट क्वेश्चन है, बाकी फार्मूलाज आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं, कुछ मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक हो गया? चैप्टर 2 के आज आपको नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे।
चैप्टर 9 और 1 के आपको कल कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और बाकी भी इसी तरह से चैप्टर वाइज आपको नोट्स कमिंग वीक में सारे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs भी बना के आपको दूंगा, हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs भी आपको बना के दूंगा। कब बना के दूंगा? लास्ट वीक बिफोर एग्ज़ाम में। तब तक तैयारी हो चुकी होगी, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग के अंदर होंगे, तो फिर MCQs को देखेंगे तो मज़ा भी आएगा। क्या ख्याल है? समझ भी आ रहे होंगे। अभी MCQs दे दूंगा, अभी तैयारी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो तब तैयारी कर लो, रिवीजन सारी कर लो, उसके बाद हम हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs भी देख लेंगे, क्या क्या MCQs आ सकते हैं जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज MCQs कहाँ से आना है, किस टॉपिक का आना है, वो तो कहीं पे है ही नहीं, तो हम अपने कुछ बना लेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि अच्छा हाँ इस तरह से भी MCQ बन सकता है। ठीक हो गया। तो बुक से कुछ नहीं करना, बुक से कुछ नहीं करना, बुक की हर चीज़ मैं नोट्स के अंदर चैप्टर में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी कोशिश करें आपके जितने चैप्टर आपने कवर किए हुए हैं उनको प्लीज़ पहले पक्का कर लें, उनके टेस्ट दे लें, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लें, उससे वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास पीछे बच जाएंगे, हाँ अब कितने चैप्टर और मेरे पास रहते हैं, फिर उनको आप टारगेट बना के कवर करोगे। सो चैप्टर 10 हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 10 था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का चैप्टर, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक क्या थे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, जिसमें हमारे पास टॉपिक थे मीन, मीडियन और मॉड, और इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर एग्जामिनर पूछेंगे, मेनली ये MCQ में ही टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने कोई 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिए, बल्कि 3-4 नहीं 6-7 क्वेश्चन कवर कर लिए, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो हम टैकल कर सकें। उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमने क्या करना है, मेनली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेसर देन की, ग्रेटर देन की, बिटवीन की, क्या कहला, जिसमें हमने क्या किया था, एक यूं डायग्राम बना लिया था, बेल शेप डायग्राम। ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, तो हमने कहा जी ये इसका हाफ होता है, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दिस मीन यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया। जिसमें हम अप्लाई करते हैं R फंक्शन, किस लिए? ग्रेटर देन के लिए। ठीक हो गया। R फंक्शन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से लेफ्ट का एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है। वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। उस पॉइंट से लेफ्ट साइड का एरिया आपने आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करना है? R फंक्शन यूज़ करना है। और कहाँ पे R फंक्शन आएगा? जहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन आइडेंटिफाई करनी है। R फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे हमने सीख लिया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर शायद 101 था, 101 में हमने सीख लिया था। क्या कहला? फिर हमने देख लिया जी कि अगर लेस देन की आपने प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हम P फंक्शन यूज़ करेंगे। P फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से लेफ्ट का एरिया, R फंक्शन में क्या था, किसी पॉइंट से राइट का एरिया, मीन वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, 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 तो राइट का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए R फंक्शन, और किसी एक पॉइंट से लेफ्ट का एरिया आइडेंटिफाई करना है, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेफ्ट का एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? P फंक्शन। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेसर देन आ जाए तो हमने P फंक्शन अप्लाई करना है, ग्रेटर देन आ जाए तो R फंक्शन यूज़ करना है। फिर हमने देखा था जी एक Q फंक्शन भी है। Q फंक्शन कहाँ पे है? जहाँ पे आपने दो वैल्यूज़ के बीच का जो है वो एरिया आइडेंटिफाई करना है, दो वैल्यूज़ के बीच का एरिया आइडेंटिफाई करना है। और Q फंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों वैल्यूज़ के साइन सेम हैं तो क्या करेंगे? Q इंटू पहली वैल्यू माइनस Q इंटू दूसरी वैल्यू। दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं फिर भी माइनस बीच में आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं फिर भी बीच में माइनस आएगा। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो फिर दोनों Q के बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। दोनों वैल्यूज़
पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो माइनस, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव नेगेटिव हैं फिर भी माइनस, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। और ये हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था, ठीक हो गया। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने कैलकुलेटर पे सीखी, पी क्यू आर। ग्रेटर देन है तो आर फंक्शन, लेसर देन है तो पी फंक्शन, क्या ख्याल है, और अगर इन बिटवीन है तो क्यू फंक्शन। और फिर हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में रिवर्स वर्किंग भी सीखी थी कि उसने हमें जो है वो जी की वैल्यू बता दी थी, तो हम कहाँ पे चले गए थे, टेबल के अंदर चले गए थे और वहाँ से हमने क्या किया था, पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया था। ये दो काम हमारे हो गए थे। उसके बाद हम चले गए थे जी रिग्रेशन एनालिसिस में। रिग्रेशन एनालिसिस, दो वेरिएबल की आपस में डिपेंडेंस को देखना है तो हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, तो कितना बीच में कांस्टेंट फैक्टर है, और मेनली ये इनका रिलेशनशिप बता रहा होता है कि इसमें a का चेंज आने से इसमें कितना चेंज आएगा, b बताएगा। b 10 है, दिस मीन x में a का चेंज y में 10 का चेंज लाएगा। b 50 है, x में a का चेंज y में 50 का चेंज लाएगा। लेकिन इस रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू ये जो हमने एनालिसिस आइडेंटिफाई किया है, ये जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया है, ये कितना रिलायबल है, कितना सच्चा है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, दोनों वेरिएबल की आपस में कोरिलेशन पे, जिसके लिए हम एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r निकालते हैं। लेकिन मेनली ये रिलेशनशिप की रिलायबिलिटी, रिग्रेशन की रिलायबिलिटी कौन बताएगा, r ने, आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। r निकालने का एक फार्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। उसका स्केयर ले लेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उसका स्केयर ले लेंगे तो r स्केयर आ जाएगा। b निकालने का एक फार्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x। a कैसे निकलता है, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्या है, समीशन x ओवर n, समीशन y ओवर n। x बार क्या है, समीशन x ओवर n। सो y बार माइनस बी एक्स बार से क्या निकलेगा, a निकलेगा। ये बात समझ आ गई, ये हमने कैलकुलेशन कर ली थी। उसके बाद हम चले गए जी कहाँ पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्लेम हमने किसी बिजनेस का अगर टेस्ट करना है तो क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हमें पहले डिफाइन करना होगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इक्वल टू होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो अल्टरनेटिव लेसर देन है। नल हाइपोथेसिस लेसर देन और इक्वल टू है तो अल्टरनेट ग्रेटर देन है। ये बात समझ आती है। मीन ये जो इक्वलिटी का साइन है ना, ये नल हाइपोथेसिस के साथ आना है। एक और तुक्का, ये जो इक्वलिटी का साइन है, इक्वल टू है तो वो भी नल हाइपोथेसिस, लेसर देन और इक्वल टू वो भी नल हाइपोथेसिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू वो भी नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या होगा, या तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस ग्रेटर दोनों है, या लेसर देन या ग्रेटर देन। और हमें कुछ सिग्निफिकेंस लेवल बताया होता है किसका, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का। कॉन्फिडेंस लेवल हो तो वो किसका होता है, नल हाइपोथेसिस का। और हमने सिग्निफिकेंस लेवल को एज ए अल्फा यूज़ करना होता है टेबल में से जब भी कोई वैल्यू देखनी है। क्या कहला है, फिर सिग्निफिकेंस लेवल आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है कि आइदर जी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन है। जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, जहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। क्या कहला है, हम टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे कैसे, अल्फ़ा को देखेंगे, अल्फ़ा को देखेंगे, मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे, हाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे। और अगर इक्वल टू है नल हाइपोथेसिस तो फिर अल्फ़ा बाय 2 देखेंगे। क्या ख्याल है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एरिया शेड करेंगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर ग्रेटर देन है तो एरिया इधर शेड होगा,
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर लेसर देन है तो एरिया इधर शेड होगा, क्या ख्याल है? और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू है तो फिर दोनों साइडों पे एरिया शेड होंगे। सपोज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 2.5% इधर आएगा, 2.5% इधर आएगा। तो फिर देखेंगे बीच में वैल्यू क्या है। अगर 2.5% इधर है तो 47.5% है। तो 0.475 को हम जी टेबल में जाके देखेंगे और वहाँ से देखेंगे क्या पॉइंट हमें मिलता है। सपोज हमें पॉइंट मिलता है 1.96, तो 1.96 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब जो जी की हमारे पास वैल्यू आई है कैलकुलेटेड, उसको देखेंगे इधर फॉल कर रही है, इधर फॉल कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। इधर कहीं फॉल कर रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। जी डिस्ट्रीब्यूशन कवर होती है। जी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अल्फा देखेंगे, ग्रेटर देन है सपोज 5%, तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया। दिस मीन 5% ये है तो ये पीछे क्या है 45%। तो 0.450 को जी टेबल में जाके देखेंगे कहाँ पे मिलता है। सपोज हमें मिला कहाँ पे 1.64 में, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1.64। अब वो जी वाली वैल्यू को देखना है कि इधर आ रही है या इधर रिजेक्शन एरिया में आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। ये क्लियर होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा फार्मूला क्या होगा? तो इसमें क्या था जी, जी डिस्ट्रीब्यूशन थी और टी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और टी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा फार्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। बस सिर्फ सिग्मा की जगह पे ऐसा लग गया, क्या ख्याल है? लेकिन टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए अब हमें सिर्फ अल्फ़ा नहीं, हमें यूज़ करना है अल्फ़ा कॉमा n माइनस वन। n माइनस वन, वट इज़ n माइनस वन? इस डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज़ करेंगे, जिसमें पहले कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे और आगे देखेंगे अल्फ़ा कितना है, 5% है, 2.25% है, 10% है, कितना है, और वहाँ से हम क्या करेंगे टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो एच नॉट रिजेक्टेड है, और अगर टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो एच नॉट रिजेक्टेड है। कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से लेसर है तो एच नॉट एक्सेप्टेड है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन थी। कब जी कब टी? जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो जी। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है लेकिन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, फिर भी जी। टी सिर्फ कब? जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है और n लेस देन 30 है। ये बात समझ आती है? ये हो गई थी जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन। डबल पॉपुलेशन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हो गया था एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस दोनों म्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 ओवर सिग्मा 1 प्लस 1 ओवर सिग्मा 2। और उस सूरत में हमारा अल्फ़ा वैसे ही रहेगा। डुअल पॉपुलेशन में जी का अल्फ़ा तो वही रहेगा ना, क्या ख्याल है? जो जी टेबल में से आपने देखना है। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन डबल पॉपुलेशन में अगर गए तो फार्मूला हमारा हो गया एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस दोनों म्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पूल स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू अंडर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। डबल पॉपुलेशन टी डिस्ट्रीब्यूशन। और उस सूरत में हमारा अल्फ़ा वही रहेगा लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगा? n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2। नॉर्मली क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, तो डबल पॉपुलेशन में n1 प्लस n2 माइनस 2। ये बात क्लियर होती है? पूल स्टैंडर्ड डेविएशन टी डिस्ट्रीब्यूशन में जब डबल पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे फार्मूला भी यूज़ होगा। पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो हमने कल फार्मूला देख लिया था, अंडर रूट ऑफ n1 माइनस 1 इंटू
वेरियंस ऑफ 1 प्लस के माइनस प्लस n2 माइनस 1 इंटू वेरियंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। क्या कह रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन डबल पॉपुलेशन है तो ये पूल स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ होना है, वरना नहीं होना जी। ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन कवर होती हैं। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा जी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव फैक्टर्स को आपने जो है वो चेक करना है। मीन टेस्ट आपने करना है क्लेम किसके, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के नहीं। क्या कह रहा है, तो काई स्क्वायर का एक फार्मूला है समीशन ऑफ ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, स्क्वायर ऑफ ओ माइनस ई या ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। क्या कहला है, और काई स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यूज ओ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालना पड़ेंगी n इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, n सैम्पल साइज गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास कॉलम तो 2 ही होंगे, रोज़ हमें देखना पड़ेंगी कितनी है। क्या कहला है, तो फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी। टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा 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 कोमा रो माइनस 1 इंटू कॉलम माइनस 1, जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आएगा। और काई स्क्वायर के टेबल में जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और हमारा आगे अल्फ़ा क्या है, तो वहाँ से हम टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। और इसमें भी वैसे ही क्या करेंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टैबुलेटेड वैल्यू से तो H0 रिजेक्टेड है, और अगर लेसर है टैबुलेटेड वैल्यू देन कैलकुलेटेड वैल्यू देन टैबुलेटेड वैल्यू तो H0 एक्सेप्टेड। जी, यहाँ तक बातें हमने कर ली थी। आई होप आप लोगों ने भी कर ली हैं। चलिए, हमारे पास कुछ नोट्स हैं, ये दे देना, इसमें से हमने एक क्वेश्चन करना है। अच्छा, कल आपको कुछ नोट्स दिए थे, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ नोट्स दिए थे, उनमें देखिएगा एक क्वेश्चन था अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा ज़रा, मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 27 काई स्क्वायर का एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे मूव होंगे जी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, an organic soap manufacturer known as soap A currently has a market share of 50%। एक सोप ए है जिसका मार्केट शेयर 50% है। The manufacturer has recently invested considerably in advertising a campaign in order to maintain and increase its market share for organic soap। और इसके मैन्युफैक्चर ने काफ़ी मार्केटिंग की है ताकि इसका मार्केट शेयर इंक्रीज किया जा सके। सोप बी इज इट्स मेन competitor with a 35% of market share, whereas a number of other manufacturer accounts for the remaining 15% of the share in the market। तो सोप ए का मार्केट शेयर 50% है, सोप बी जो कंपैटर है उसका 35% है, और अदर कैटेगरी सपोज सी हैं जिसमें सारे सोप आ जाते हैं तो उनका क्या है मार्केट शेयर 15%। दिस मीन कुछ 3 कैटेगरीज के सोप हैं, उनके मार्केट शेयर की परसेंटेजेस दी गई हैं। ठीक हो गया, ओके। द मार्केटिंग मैनेजर वांट्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन and hence want to determine whether the market share have changed after the advertising campaign or not। Question 27। तो 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास, सोप ए है, सोप बी है और सोप अदर्स है, और ये जो है ये क्या है 50%
और ये 35% शेयर के साथ और ये 15% शेयर के साथ, और मार्केटिंग उसने की है और वो टेस्ट करना चाह रहा है कि मार्केटिंग के बाद क्या मार्केट शेयर चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। Accordingly, he solicits the preferences of a random sample of 200 customer of organic soap। तो सैंपल उसने लिया 200 कस्टमर से। एंड of the 200 respondents, 102 indicate a preference for soap A product, 82 preference soap B, and the remaining 16 prefer the product of one of the competitor। तो सोप ए का जो उसने ऑब्जर्व किया वो कितना है 102, सोप बी का कितना ऑब्जर्व किया 82 और सोप अदर्स का 16। क्या ख्याल है? At 5% level of significance, can the marketing manager infer that customer preference have changed from their levels after the launch of the advertising campaign? क्या वो ये कंक्लूड कर सकता है, क्या वो ये कंक्लूड कर सकता है कि मार्केटिंग कैंपेन के बाद कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं? क्या वो ये कंक्लूड कर सकता है कि प्रेफरेंसेस कस्टमर की चेंज हो गई हैं, हाँ या चेंज नहीं हुई हैं? तो H0 क्या होगा? H0 क्या है कि मार्केट शेयर एज पर ट्रेंड है। H1 क्या होगा? मार्केट शेयर एज पर ट्रेंड नहीं है। मीन कोई लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ जी इसमें H0 जो है वो क्या है? मार्केट शेयर एज पर ट्रेंड है, और H1 क्या है? मार्केट शेयर नॉट एज पर ट्रेंड। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में शायद ये जो कॉलम है ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो अगर हम निकाल लें एक कॉलम ई का, कैसे? n इंटू प्रोबेबिलिटी, n इंटू प्रोबेबिलिटी। n हमारे पास है 200, क्या ख्याल है? प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कितनी? 50%। तो क्या आ गया हमारे पास? 100। 200 इंटू 35%, 70, एंड 200 इंटू 15%, 35। तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं। कितना? 30 सॉरी। ओ भी आ गया, ई भी आ गया, तो काई स्केयर भी आ सकता है। क्या? ओ माइनस ई का स्केयर डिवाइडेड बाय ई। तो ये कॉलम बना के मुझे यहाँ से समीशन दे दो। 8.63 माइनस पॉजिटिव, सो काई स्केयर 8.63। what is this? Calculated value। Can you calculate tabulated value? Can you calculate tabulated value? कैसे सर? अल्फ़ा R माइनस 1 मीन रो माइनस 1 इंटू कॉलम माइनस 1। अल्फ़ा कितना है? 5%, 0.05। रो कितनी है? 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 2, 2 माइनस 1, 1, तो क्या आ गया? 2 ही आया।
क्या ख्याल है? काई स्क्वायर का टेबल भी आपके पास है, सुना है? काई स्क्वायर का टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 है और 5% में जाके देख लें तो क्या आ गया 5.991 5.991 so 8.63 greater than 5.991 H naught is rejected. कोई क्लेम टेस्ट करना है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है सर। कोई क्लेम टेस्ट करना है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। जी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज, सैंपल मीन, ये चीज़ें गिवन हैं तो जी डिस्ट्रीब्यूशन है या टी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो बताएगा आपको सैंपल साइज, पॉपुलेशन का सिग्मा। अगर ये चीज़ें गिवन नहीं है तो फिर काई स्क्वायर है और उसमें क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। क्या कह रहा है? और 3 आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ बताएंगे। ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ नहीं था ना। क्या कह रहा है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ नहीं था ना। हाँ, फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई थी, प्रॉबिलिटीज़ हमें दी गई थी, सैम्पल साइज़ हमें दिया गया था, तो येस एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो निकाल के हमने क्या किया, काई स्क्वायर अप्लाई कर दिया। हाँ जी, क्यों काई स्क्वायर क्यों? ये तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से क्या ख्याल है? या तो जी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लेम को टेस्ट करना, या टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लेम को टेस्ट करना, कब जी कब टी, ये क्लैरिटी है। क्या ख्याल है? पहली प्रेफरेंस हमारी जी, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, एन भी लेस दैन 30 है तो फिर टी, और अगर ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं तो फिर क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, वो हैं तो फिर क्लेम को टेस्ट करेंगे कैसे, काई स्क्वायर की तरह। ख्याल है? आगे चलें थोड़ा, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ज़रा, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको आज हम वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखो आपने कहीं पे किया हुआ ये क्वेश्चन, आधा पेज ब्लैंक छोड़ा था आप लोगों ने, आधा पेज ब्लैंक छोड़ा था आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़े। द स्टोर मैनेजर वांट्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स to have in stock on daily basis. Amongst other things, she was interested in knowing how the temperature affected the sale of cold drinks. Accordingly, she recorded the temperature and the number of cold drinks sold every day in a sample of 10 days. तो पिछले 10 सालों के उसने, पिछले 10 दिनों के या डिफरेंट 10 दिनों के उसने क्या किया, टेम्परेचर्स लिए और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स की सेल ले ली। दिस मीन जानना क्या चाह रही है कि क्या वाकई ही टेम्परेचर पे कोल्ड ड्रिंक्स की सेल डिपेंड करती है। क्या ख्याल है? टेम्परेचर डाउन होगा तो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बिकेंगे कि अप होगा तो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बिकेंगे? अप होगा, गर्मियों में ज़्यादा बिकेंगे, सर्दियों में कम बिकेंगे। क्या ख्याल है? वो ये जानना चाह रही कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। So determine the line of best fit and interpret the coefficients. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बना ली थी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मुझे आंसर दीजिएगा। y इज इक्वल टू -103,214 प्लस क्वेश्चन 16 y इज इक्वल टू -1,214
1548.33x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। क्या ख्याल है? जो क्या शो कर रही है कि टेम्परेचर में एक आध चेंज आने से कोल्ड ड्रिंक्स की सेल पे 1548.33 चेंज आता है। हाँ, डिटरमाइन द वेरिएशन आर स्क्वायर। तो आर हमने शायद इसका निकाला था कितना, 0.95, और आर स्क्वायर हमने निकाला था कैसे, 0.95 का स्क्वायर इंटू 100 करें तो कितना बन गया था, 96%। 9.96%। अच्छा, ये चीज़ें कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो सकती हैं। कैलकुलेटर खोलिएगा ज़रा। हाँ, हम इसकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से भी देखते हैं। मॉड उसके बाद मॉड में गए, उसके बाद आपने जाना है जी नंबर 3 स्टैट में। ठीक हो गया, नंबर 3 स्टैट में गए। उसके बाद देखिएगा नंबर 2 आ रहा है a + bx। तो नंबर 2 में गए। अब यहाँ पे x की वैल्यू सारी पुट करेंगे, पुट करें सारी की सारी x की वैल्यूज़। एक वैल्यू पुट करके आपने इक्वल टू प्रेस करना है, वैल्यू पुट करके इक्वल टू प्रेस करना है। वैल्यू x वैल्यू y एक दूसरे के पैरेलल पुट करनी है, और आपने क्या करना है, एक वैल्यू पुट करके इक्वल टू प्रेस करना है, और ऑटोमेटिकली उस कॉलम में वैल्यूज आती चली जाएंगी। और फिर कैलकुलेटर में आपके पास बाकी चीज़ें भी होंगी। हो गई। अब आपने क्या करना है जी, प्रेस करना है AC, उसके बाद पुट करना है आपने शिफ्ट, AC के बाद शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद देखिएगा आपके पास आ रहा है नंबर 3 पे सम, नंबर 5 पे REG रिग्रेशन, ऐसा कुछ आ रहा है, क्या ख्याल है? नंबर 3 पे क्या आ रहा है, सम। मीन अगर आपको समीशन x चाहिए, समीशन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, समीशन x y की वैल्यू चाहिए, समीशन y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यूज़ नंबर 3 पे जाने से आ जाएंगी। और अगर आपको a b r चाहिए तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, 5, जहाँ पे क्या आएगा आपके पास रिग्रेशन में, मीन वहाँ से आपको a b r मिलेंगे, और यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, समीशन x, समीशन y, समीशन x y, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर। मीन कोई भी वैल्यू आपको लेनी है तो यहाँ से मिल जाएंगी। AC प्रेस करके उसके बाद शिफ्ट के बाद आपने 1 प्रेस करना है, सॉरी शिफ्ट के बाद 1 करोगे तो आगे देखो नंबर 3 पे सम आ रहा है, मीन वहाँ से आप सारे सम्स निकाल सकते हो। और नंबर 5 पे क्या आ रहा है, रिग्रेशन, मीन वहाँ से a b r की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो निकाल के दिखाओ ज़रा मुझे r कितना आ रहा है, कितना r कितना आ रहा है, 0.953। उसका अब स्क्वायर लेके देखो r स्क्वायर कितना आ रहा है, 90.8। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 90.8% जी। सो हमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा रिग्रेशन का, सिर्फ रिग्रेशन का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये सारे समीशन हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं, फार्मूला में पुट करेंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, y = a + bx इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, उसका चेक परफॉर्म करने के लिए हम एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी a b देख लेंगे।
मीन वो कॉलम बना के कैलकुलेशनें करने की बजाय हम कैलकुलेटर से समीशन ले लेंगे, मीन आधा काम हम कैलकुलेटर से ले लेंगे। जैसे कि हम कॉलम सारे बनाएं, वो इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके वैल्यूज़ लिखो, तो वो हम वैल्यूज़ यहाँ से ले लेंगे। हाँ, उसके बाद फार्मूला बी का पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे समीशन, ए का फार्मूला वैल्यूज़ पुट करेंगे समीशन, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकल आएगी, उसका एक चेक कैलकुलेटर पे भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर सिर्फ रिग्रेशन का क्वेश्चन है तो हो गया, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, व्हाट इज पार्ट सी? At 1% significance level, conduct a test to determine that the demand for cold drinks and temperature are linearly related. आपने 1% significance level पे बताना है कि ये जो आपस में इनका रिलेशन है टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक्स की सेल का, ये लीनियरली रिलेटेड है या नहीं है, मीन लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में है या नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गई हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद रिग्रेशन एनालिसिस। तो पार्ट सी हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ज़रा। H0 H1, ठीक हो गया। H0 में हम क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, नो लीनियर रिलेशन, नो लीनियर रिलेशनशिप, एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप। सो H0 क्या है, नो लीनियर रिलेशनशिप, H1 क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे और एंड पे देखेंगे कि H0 रिजेक्टेड है तो लीनियर रिलेशनशिप है, H0 एक्सेप्टेड है तो नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने 1% बता दिया आपको, तब मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी यहाँ पे आ रही है। जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, प्रोबेबिलिटीज नहीं है, कोई सैंपल साइज नहीं है तो काई स्क्वायर नहीं है। क्या ख्याल है? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग आएगी विद रिग्रेशन तो क्या अप्लाई होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम टी कैलकुलेट करेंगे और टी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? वो फार्मूला पुराना नहीं, पुराना क्या था, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन था। क्या ख्याल है? यहाँ पे टी का फार्मूला है आर इंटू अंडर रूट ऑफ एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इंटू अंडर रूट ऑफ एन माइनस 2 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। नहीं, वो आर बाहर है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या कह रहा है? आर कितना है हमारे पास, 0.95 इंटू अंडर रूट ऑफ एन कितना है हमारे पास बताइएगा, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे ये सारा पुट करो तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। बल्कि आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया हुआ 90.8, वो पुट कर दो। 861
8.61. So T is equal to 8.61. What is this calculated value? अब हमें निकालनी है टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा यूज़ करूँगा, अल्फ़ा बाय टू यूज़ करूँगा, ये बताएगा अल्फ़ा या अल्फ़ा बाय टू। तो अल्फ़ा बाय टू क्या ख्याल है? टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे? n-1 से, n-1 से, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-2। वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? टी अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता था। रिग्रेशन एनालिसिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-2, n-2। व्हाट इज अल्फ़ा? व्हाट इज अल्फ़ा? 0.01 डिवाइडेड बाय 2 और n 10-2, तो क्या आ गया ये? t 0.005, 8, 0.005, कहाँ पे जाएंगे? टी टेबल में। डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 और 0.005, 0.005, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, 0.005, कितना? 3.355, 8.61 greater than 3.355. What? H naught is rejected. H naught is rejected. So what is accepted? H1. So क्या लिखेंगे? Yes, there is linear relationship exist. जब रिग्रेशन के साथ आपने हाइपोथेसिस को यूज़ करना है तो वहाँ पे जी भी नहीं है, काई स्केयर भी नहीं है, वहाँ पे है ही क्या? टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन तो है ही नहीं। क्या कहला? स्टैंडर्ड डेविएशन तो है ही नहीं। एन वैसे ही लेस दैन 30 है। 30 वैल्यूज़ का रिग्रेशन आपसे करवाएगा? कोई पागल हो गया वो? क्या यूज़ होगा? टी। लेकिन टी का फार्मूला क्या है? r इंटू अंडर रूट ऑफ n-2/1 - r²। और टैबुलेटेड वैल्यू के लिए अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है? n-1 नहीं, n-2। वैसे n-1 होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में विदाउट रिग्रेशन एनालिसिस। अब सम अप करूं थोड़ा सा। जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला था x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट, और वहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यू के लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? बेल शेप कर्व, जो बताएगा कि इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, या फिर दोनों साइडों पे पॉइंट है। इधर पॉइंट है तो ये कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो रिमेनिंग क्या है? ये वाला एरिया 0.450 है, 0.470 है, 0.475 है। तो जी टेबल में जाके देखेंगे और ये जी पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको देखेंगे, रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रही है, ये एक्सेप्टेड एरिया में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कि एच नॉट एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। ठीक हो गया? डुअल पॉपुलेशन हो जी डिस्ट्रीब्यूशन में तो जी कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट है। क्या कह रहा है? बाकी सारा काम वही है। टी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला सिग्मा की जगह पे स्टैंडर्ड डिवीजन है। कब अप्लाई होनी है? जब सिग्मा गिवन नहीं है और n <30 है।
और टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है। तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए अल्फा कॉमा n-1 क्या कहला, और उसमें टेबल में जाके वैल्यू देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। जी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, रिजेक्शन एरिया के अकॉर्डिंगली 0.5 में से माइनस करके बाकी जो एरिया है वो आपने जी टेबल में जाके देखना है, उसमें कॉलम और क्या रो बन रही है। जबकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में सीधा सीधा आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है और साथ देखना है अल्फा कौन सा यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आपको ऊपर परसेंटेजेस जो दी गई थी, पहले कॉलम में 10%, 5% दो दी गई थी, तो 10% थी फॉर 2 टेल डिस्ट्रीब्यूशन और 5% थी फॉर 1 टेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने ये देखना है कि 2 टेल है या 1 टेल है। 1 टेल कब है, जहाँ पे आपका अल्टरनेट लेस देन है या ग्रेटर देन है। 2 टेल कहाँ पे है, जहाँ पे आपका अल्टरनेट नॉट इक्वल टू है, और वहाँ पे 2 टेल में अल्फा बाय 2 यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। टी डिस्ट्रीब्यूशन डबल पॉपुलेशन है, तो टी कैलकुलेट करने का फार्मूला है जिसमें पूल स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ होता है, और उसमें टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा कॉमा n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2। ये जी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल पॉपुलेशन डबल पॉपुलेशन एक दफ़ा फार्मूले लिख लेने हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल पॉपुलेशन डबल पॉपुलेशन एक दफ़ा फार्मूले लिख लेने हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू के भी और टैबुलेटेड वैल्यू के भी। इससे ये समराइज हो गया। काई स्केयर फार्मूला है स्केयर ऑफ ओ माइनस ई डिवाइडेड बाय ई। उसमें टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए अल्फा कोमा रो -1 इंटू कॉलम -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो काई स्केयर के टेबल में जाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा परसेंटेज टैबुलेटेड वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लेंगे। अब आ गया रिग्रेशन, जिसमें आपको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आइडेंटिफाई करना है, r आइडेंटिफाई करना है, r स्केयर आइडेंटिफाई करना है, नहीं लीनियर रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करना है। तो h0 क्या कहता है, नो लीनियर रिलेशनशिप। h1 कहता है लीनियर रिलेशनशिप है। t का फार्मूला इसमें क्या है, r इंटू अंडर रूट ऑफ n-2 ओवर 1 माइनस आर स्केयर। कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आई। टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए अल्फा कोमा n-2। टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से जाके टैबुलेटेड वैल्यू निकली, कंपेयर किया, h0 रिजेक्टेड है, दिस मीन ये एक्सेप्टेड है, लीनियर रिलेशनशिप है। h0 एक्सेप्टेड है, दिस मीन नो लीनियर रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 कौन से, कहाँ पे टेबल दो दिए गए हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ज़्यादा वैल्यूज़ का टेबल दिया गया है और एक शॉर्ट वैल्यूज़ का दिया गया है। तो आप देख लो कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो शॉर्ट तक आ रहा है तो वो छोटा यूज़ कर लो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 से ऊपर जा रहा है तो फिर वो दूसरा लंबा वाला टेबल यूज़ कर लो। आपको एक ही यूज़ कर लो, ये लंबा वाला एक ही यूज़ कर लो, लेकिन मैंने दूसरा भी दे दिया ताकि अगर एग्ज़ाम में वो दूसरा उस टाइप का देता है तो परेशान हो जाओ, ये क्या हो गया, क्या कहला है, मीन थोड़ी वैल्यूज हैं तो वो फिर शॉर्ट वाला दे देगा आपको। हाँ एक बुक सी होती है, टेबल की बुक होती है। वैसे मैंने वो बुकलेट देखी नहीं क्योंकि मैंने क्यूएम का पेपर नहीं दिया, तो देख के शायद मैं देख लेता कौन सा टेबल दे रहा है वो। कॉस्ट में भी शायद क्यूएम के पेपर में मिलती है ना, क्यूएम में नहीं मिलता था टेबल बुक, हम तो वहाँ पे टिक 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 करने में बिजी होते हैं, हमें तो वैसे ही रटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 15 में आए, क्वेश्चन नंबर 15। The interest rate in the economy has considerably increased. This can have a negative impact on demand by people for houses. In order to determine the exact effect, an economist has collected data for average mortgage rate and the number of houses starts in the country for the past 10 years.
दिस डाटा इज शोन बिलो, इंटरेस्ट रेट पिछले 10 सालों के ये हैं और नंबर ऑफ़ हाउसेज ये हैं। मीन नंबर ऑफ़ हाउसेज मीन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं घरों में लोन लेके। क्या जानना चाह रहा है ये कि इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है x है। तो आपने बेस्ट फिट बना ली थी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप लोगों ने बना ली थी क्वेश्चन 17 की। y इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ a क्या निकाला था आपने, प्लीज़ मुझे बता दें। 444.19, बल्कि अभी कैलकुलेटर से ये आइडेंटिफाई करें, कैलकुलेटर से निकाल के दें मुझे। कैलकुलेटर से निकाल के दें। मॉड 3 2 एक्स वाई की वैल्यूज पुट करें, उसके बाद ए सी शिफ्ट 1 और नंबर 5 में जाके ए बी आर सब कुछ फाइंड करने। हो गया? बता देंगे मुझे वाई में ए क्या निकाला आपके कैलकुलेटर ने? ए क्या निकाला आपके कैलकुलेटर ने? 475.2 कर लूँ, उसके बाद प्लस है माइनस है, बी पॉजिटिव है नेगेटिव है? बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है कितना? 17x। व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? 0.54। व्हाट इज आर स्क्वायर? ये पूरा बताइए 4 डिजिट्स में। 0.54 0.2948 क्या ख्याल है? कैलकुलेटर ने 0.54 ही दिया यार, 5429। ठीक हो गया? वो अगर आप समीशन सारे कैलकुलेटर से लोगे ना, फिर आपका भी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स यही आ जाएगा। ठीक है? वो आपके समीशन के राउंडिंग ऑफ में शायद वो 475 के बजाय 444 आ रहा था। ठीक हो गया? चलें आगे। अदरवाइज़ ऐसे भी एक्सेप्टेबल है, वो जो आपने 444 निकाला है वैसे भी एक्सेप्टेबल है, मसला नहीं है। अब आगे पार्ट सी में क्वेश्चन के, पार्ट सी। एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल conduct a test to determine that the demand for houses and interest rate are linearly related। लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है? गुड लक एवरीबॉडी, आंसर चाहिए मुझे आपसे। मुझे लगता है कि पेपर में स्टार्ट में से जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का आएगा कि आपसे वो रिग्रेशन भी कैलकुलेट करवाए और उसके बाद आपसे लीनियर रिलेशनशिप भी पूछे, क्यों इसके अंदर क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है। वैसे उसने मॉडल पेपर में तो काई स्केयर वाला दिया जो हमने पिछली क्लास में कवर किया, क्वेश्चन नंबर 14, सेम वही मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है। आई कैप सेशन जो है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं न्यूमेरिक पोर्शन करवाऊँगा। एक दिन पूरा फॉरेक्स, एक दिन पूरा वैक, एक दिन पूरी एनपीवी और एक दिन पूरी बजटिंग, बाकी 7 थ्योरी चलती रहेगी। बेसिकली दिन उन्होंने 4 दिए, मैंने 5 मांगे थे, उन्होंने 4 दिए हैं। तो 4 ये तगड़े टॉपिक जो हैं, फॉरेक्स, वैक, एनपीवी और बजटिंग,
साथ कुछ आधा आधा घंटा थ्योरी, लाइक चैप्टर 13 की थ्योरी कवर कर लेंगे, उसके साथ वैक के साथ चैप्टर 11 की थ्योरी हो जाएगी, या चैप्टर 9 के मॉडल करवा दूंगा। इस तरह से कहीं पे चैप्टर 5 की थ्योरी 3-4 टॉपिक हैं वो हो जाएंगे। कोई एक आध लेक्चर में साथ पेस्टल 5 फोर्सेस का कोई एक आध अच्छा क्वेश्चन करवा दूंगा। मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कोशिश करना है। अगर वो 4 दिन आप मेरे साथ सिर्फ वही चैप्टर कर लो तो 4 दिनों में आपके 4 तगड़े चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या ख्याल है? यूँ टारगेट बना के 4 दिन में ये 4 चैप्टर भी तगड़े कवर हो जाएंगे। वह किस दिन कराना अभी मैंने वो देखना है। उसकी टाइमिंग है शाम में 6:30 से 9:30, बल्कि 6:45 से 9:30 रात को 6:45 से 9:30 बजे तक रात को। ऑनलाइन फिजिकली आई कैप में जाके आप ले सकते हो। हाँ वो वही टाइमिंग में वो लाइव आ रहा होगा फेसबुक पे। आई कैप स्टूडेंट पेज है, उस पर लाइव चल रहा होगा। हाँ बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लेकिन वो 4 दिन अगर वो 4 आप मेरे साथ दिन टारगेट करके ये 4 चैप्टर कवर कर लोगे तो इनमें से 40, 45, 50 नंबर का पेपर तो है ही है। क्या कह रहा है? एनपीवी बजटिंग 25 नंबर हैं ही हैं, वैक 10 नंबर हैं ही हैं, फॉरेक्स बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 10 नंबर से कम तो नहीं बन सकता। अगर उसे मनी मार्केट हैज भी पूछना है, उसमें फ्यूचर भी पूछना है, फॉरवर्ड भी पूछना है, ऑप्शन भी अगर पूछना है, फिर तो शायद 15 नंबर पे बात चली जाएगी। नहीं मैंने फिजिकल जाना है, आई कैप हाउस में होगा, मतलब उधर ऑडिटोरियम में सामने फिजिकल बच्चे होंगे। तो अगर कोई फिजिकल वहाँ पे आना चाहिए तो फिजिकल भी आ सकता है। चाय बिस्किट भी देते हैं वो। जी मुझे आप आंसर दे रहे थे H0 C पार्ट, H0 बीटा इज इक्वल टू 0, नो लीनियर रिलेशनशिप। नो लीनियर रिलेशनशिप आपकी कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन, एग्जामिनर की कैलकुलेशन। लीनियर रिलेशनशिप अभी इसके अकॉर्डिंगली कर लो। क्या हो गया है? T इज इक्वल टू R इंटू n माइनस 2 ओवर 1 माइनस आर स्केयर। सो R हमारे पास है कितना? 0.54 नहीं माइनस 0.5429 इंटू अंडर रूट ऑफ n 10 ही था, डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्केयर हमारे पास आ गया 0.2948। तो व्हाट इज T? माइनस 1.828। ठीक हो गया। सो अब चले जाए हम टैबुलेटेड वैल्यू में। टैबुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी? अल्फ़ा बाय 2 कॉमा n माइनस 2। अल्फ़ा कितना है? कितने परसेंट? 5%। तो 0.05 डिवाइडेड बाई 2 और 10 माइनस 2, तो क्या आ गया आपके पास? 0.025,8। तो देखिएगा ज़रा 306 पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी माइनस। हाँ वो क्योंकि वो भी माइनस है। क्या ख्याल है? सो क्या हुआ? ये वैल्यू बड़ी है उससे या छोटी है? बड़ी है। ये वैल्यू कैलकुलेटर से माइनस ही आ रही है। आर माइनस में आया था, आर पक्की बात माइनस में आया था। फिर ये करो, यहाँ पे भी माइनस को इग्नोर कर दो, यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर दो, और यूँ ये बन जाएगा 1.828 लेसर देन 2.306। टी के फार्मूला में बेसिकली नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। टी के फार्मूला में नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि टेबल से नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, टेबल से आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी।
अगर उसे नेगेटिव रहने दें या पॉजिटिव रहने दें? मतलब अगर यूं कर लें तो ये नेगेटिव है, ये देखो अगर ये इसको माइनस रहने दें, उसको पॉजिटिव भी रहने दें, तो उसके बावजूद भी ये लेसर ही है, ये लेसर ही है। तो क्या बनता है? एच नॉट इज एक्सेप्टेड। उस सूरत में क्या लिखेंगे हम? नो लीनियर रिलेशनशिप। क्या चीज़? अल्फ़ा बाई 2 ही आएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना। क्या कह रहा है? केस यही बनेगा, ऑलवेज यही बनेगा, इसमें अल्फ़ा बाई 2 ही यूज़ होना है, अल्फ़ा नहीं यूज़ होना, अल्फ़ा बाई 2 ही यूज़ होना है। एक क्वेश्चन और करके ख़त्म करें। सेकंड क्लास बिल्कुल है। कुछ पेजेस मिले आपको? उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कुछ पेजेस मिले आपको, उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए। बस एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ख़त्म हो गया है चैप्टर। बस ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्लीज़। The manager at the credit lending department of a bank, the manager at the credit lending department of a bank is interested in the nature of loan of second time borrowers to help tailor their marketing strategy. The manager at the credit lending department of a bank is interested in the nature of loan of second time borrowers to help tailor their market strategy, कि लोग second time भी लोन लेने आए, इस एडिट अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा है। He believes that 50% of second time borrowers take out smaller loan than other borrowers. He believes that 50% of second time borrowers take out smaller loan than other borrowers. He conducts a hypothesis test to determine if the percentage is the same or different from 50%. मीन क्या उसने कंक्लूड किया कि लोग जो है वो सेकंड टाइम जब बारो करने आते हैं तो स्मॉलर दैन 50% लोन पहले की निस्बत लेते हैं, पहले की निस्बत स्मॉलर दैन 50% लोन लेते हैं। He analyzes a sample 100 second time borrower and find that 53 of these loans are smaller than the other borrowers. मीन सैम्पल उसने लिया कितने का? 100 का, और उससे उसने क्या निकाला? उससे उसने क्या निकाला? 50% जो है 53 जो है, and find that 53 of these loans are smaller than the other borrowers. मीन proportion कितना निकला? 50% नहीं 53%। सैम्पल का proportion, मीन नहीं है, सैम्पल का proportion है। ठीक हो गया? उसकी क्लेम क्या था? 50% proportion जो है वो होता है। For the hypothesis test he chooses a 5% level of significance. Z डिस्ट्रीब्यूशन है, Z डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है अगर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हों तो। T डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है
अगर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हों तो काई स्केल लग सकती है, अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ दी हों तो क्या कहला, कितने का सैंपल है, 100 का, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 है, ग्रेटर देन 30 है तो टी तो है नहीं, तो यहाँ पे लगेगी जी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जी डिस्ट्रीब्यूशन मीन की नहीं है, ये किसकी है, प्रपोर्शन की जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, H नॉट H1, H नॉट क्या कह रहा है जी कि प्रपोर्शन जो है वो कितना है, 50% है, क्या कहला है, सेकेंड टाइम बोरर जो है वो कितना लेता है पहले की निस्बत 50%, तो H1 क्या बना, प्रपोर्शन नॉट इक्वल टू 50%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने बताया आपको क्वेश्चन में 5%। अब यहाँ पे जो Z का फार्मूला लगेगा, Z का फार्मूला लगेगा प्रपोर्शन का, मीन का नहीं, और प्रपोर्शन का फार्मूला है P बार माइनस P ओवर PQ ओवर N अंडर रूट, P बार माइनस P ओवर PQ माइनस PQ ओवर N अंडर रूट। एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एन अंडर रूट, यही फार्मूला था, क्या कहला, क्या कहला, यही फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे ये जो अंडर रूट है ये बेसिकली इस पूरे के ऊपर है, P बार माइनस P ओवर PQ ओवर N। P बार हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, P बार हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, N हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या कहला है, N भी हमारे पास गिवन है, P बार भी हमारे पास गिवन है, और क्या हमें चाहिए, P हमारे पास गिवन है 50%, क्या कहला है, PQ भी गिवन है, PQ गिवन है, Q क्या होता है 1 माइनस P, 1 माइनस P क्या होता है, Q होता है, N भी हमारे पास गिवन है, फाइंड करेंगे ज़रा। सो P बार हमारे पास 0.53 गिवन है, P हमारे पास 0.50 गिवन है, P हमारे पास 0.50 है, Q कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.5 क्या बनेगा, वो भी 0.5 ही बनेगा, क्या ख्याल है, इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाय N हमारे पास कितना है 100, तो इसका अंडर रूट भी ले लेंगे। जी की वैल्यू बताइएगा ज़रा, 6.6 6 या 0.6 0.60 कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या कहला, टैबलेटेड वैल्यू में निकालना पड़ेगी, टैबलेटेड वैल्यू में निकालना पड़ेगी। जी अल्फ़ा दिया गया कितना 5% 0.05, तो हम क्या यूज़ करेंगे अल्फ़ा या अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा बाय 2 वो कितना बन गया 0.025। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, इसमें जाते थे, क्या ख्याल है, 1 टेल 2 टेल 2 टेल, तो ये आ गया कितना 2.5% और ये आ गया कितना
2.5%, बाकी क्या बच गया 47.5%, 47.5%। तो जी टेबल में जाएं, जी टेबल में जाएं, 0.475 को देखेंगे, जी टेबल में जाएं, ज़रा जाएं जी टेबल में, 0.475 की मुझे वैल्यू बताएं। जी टेबल में जाएं ज़रा, 1.96, 1.96। सो यहाँ पे 1.96 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1.9। सो ये आपकी वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है, 0.60। यहाँ पे फॉल कर रही है, क्या ख्याल है, यहाँ पे फॉल कर रही है कितनी, 0.60। यहाँ पे फॉल कर रही है, तो क्या कहेंगे हम, H0 इज एक्सेप्टेड। मीन प्रोपोर्शन क्या है, 50%। ये एक प्रोपोर्शन की एग्जांपल हमारी आईकैप बुक के अंदर दी गई थी, कोई क्वेश्चन नहीं था इसका, लेकिन एक एग्जांपल उसने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दी हुई थी, तो हमने कवर कर ली कि प्रोपोर्शन अगर आ जाए तो उसमें जी टेस्ट कैसे अप्लाई होगा। जी टेस्ट जब भी अप्लाई करना है, जी कैलकुलेट करना है, और आपने बेल शेप कर्व के थ्रू टेबल से वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा कर्व के अकॉर्डिंगली डिसीजन होना है कि एक्सेप्टेड एरिया में आ रहा है जी या रिजेक्टेड एरिया में आ रहा है। क्या ख्याल है, टी टेस्ट आ जाए तो हम कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड टैबुलेटेड वैल्यू को, वहाँ पे कर्व नहीं बनेगा, वहाँ पे टी टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है तो H0 रिजेक्टेड है, लेसर देन है तो एक्सेप्टेड है। काई स्केयर में भी कोई कर्व नहीं बनेगा, क्या ख्याल है, या कर्व भी बनाया जा सकता है, उसमें भी देखा जा सकता है कि रिजेक्टेड एरिया में आ रही है, एक्सेप्टेड में आ रही है, अदरवाइज कंपेयर करके भी देख लेंगे। सो चैप्टर 10 हमारा ख़त्म हो गया। 5 अच्छे दिन हमने लगाए हैं। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करना है। मीन पूरा एक दिन इसके ऊपर आपने रिवीजन का और रखना है, पूरा एक दिन, तो चीज़ें समअप हो जाएंगी। क्या ख्याल है, इजी काम इसमें क्या है, मीन मीडियन मॉड। इजी काम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन PQR कैलकुलेट करना। इजी काम क्या है, रिग्रेशन y = a + bx बनाना, r² फाइंड करना। ये इजी काम थे। उसके बाद आ गई हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो उसमें एक जी टेस्ट है, तो पहले जी टेस्ट सारा देखना है, सिंगल पॉपुलेशन, डबल पॉपुलेशन, टी टेस्ट, सिंगल पॉपुलेशन, डबल पॉपुलेशन, काई स्केयर का सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आ गया हाइपोथेसिस विद रिग्रेशन, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, फार्मूला ये हो जाएगा। क्या ख्याल है, सेम वही टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली काम है, सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका चेंज हुआ है, बाकी सारा वही आंसर। हाँ, ये एक अनोखी चीज़ थी कि ना तो वहाँ पे कोई जी अप्लाई हो रहा था, ना कोई टी टेस्ट अप्लाई हो रहा था, क्यों, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी चीज़ें नहीं थी, ना काई स्केयर अप्लाई हो रहा था, क्यों, ऑब्जर्व वैल्यूज़ ही नहीं थी। हाँ, सैंपल कहा जी लिया मैंने और वहाँ से प्रोपोर्शन इतना निकला, परसेंटेजेस, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जी प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, P बार माइनस P, क्या कहना है, ये P वही प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन का उसने निकाला हुआ था, डिवाइडेड बाय PQ/N अंडर रूट, या अंडर रूट ऑफ PQ/N, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। टैबुलेटेड वैल्यू वैसे ही जी टेबल से फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रही है या एक्सेप्टेड एरिया में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे H0 रिजेक्टेड है या फिर एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया, स्टैट बस इतना ही था, हर चीज़ हमने कवर कर ली।
बुक वाले भी क्वेश्चन सारे कवर कर लिए, बैक पे उसके जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए, उसके अंदर जो एग्जांपल्स थी वो हमने कवर कर ली, बल्कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कवर कर लिए। मॉडल पेपर के अंदर 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक MCQ भी दिया गया। ठीक हो गया, मीन 7 नंबर टेस्ट हुए हैं, तो मैक्सिमम भी 5 से 10 नंबर ही टेस्ट हो सकते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है बुक के अंदर, ये एक चैप्टर ही टेस्ट करना नहीं ज़रूरी। ठीक हो गया, इग्नोर करो बस, टेबल को देखो, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टार्ट चली जाएगी। नहीं, वो हमने वो PQR कैलकुलेटर से देख लिया। सो बंद होगी, स्टार्ट ख़त्म होगी हमारी।